सो हेलो एवरीबॉडी। आज के हम इस लेक्चर में पढ़ने लगे हैं इकोनॉमिक्स क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सबसे पहले इसके अंदर हम बेसिक कंसेप्ट है, क्योंकि हमने पिछले क्लास 11th में पढ़ा था माइक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स, और हम क्लास 12th में पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर इन दोनों में बहुत फ़र्क है, तो हमें पहले इन दो चीज़ों का फ़र्क समझना पड़ेगा कि इन दोनों का फ़र्क है क्या। इकोनॉमिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल, तो सबसे पहले तो हम इनका मतलब समझेंगे। मीनिंग मीनिंग में सबसे पहले हमें मतलब इसको याद करने की सबसे बढ़िया ट्रिक क्या है? आई। अगर माइक्रो में आई आता है तो आई इधर स्टैंड करता है इंडिविजुअल के लिए, मतलब ये एज ए मेमोरी ट्रिक है याद रखने के लिए। और यहाँ पे ए आता है तो ए हेयर स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट। एग्रीगेट की स्पेलिंग क्या है? गलत लिखी है मैंने, वेट। एग्रीगेट एग्रीगेट मतलब सम ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स मतलब सिंगल इंडिविजुअल। ठीक है। तो अगर हम पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स का देखेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक जैसे इकोनॉमिक थ्योरी। इकोनॉमिक्स में दो मेजर थ्योरीज हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो एंड मैक्रो, इसके अंदर वही इंडिविजुअल पार्ट्स के बारे में स्टडी करता है एंड ये एग्रीगेट्स के बारे में स्टडी करता है। तो इनका सबसे पहला बेसिक मीनिंग तो यही हो गया कि ये इंडिविजुअल की स्टडी करता है और ये एग्रीगेट्स की स्टडी करता है। दूसरा हमारे पास होते हैं इस थ्योरी में टूल्स। तो टूल्स, इसके दो टूल्स हैं इसके अंदर, डिमांड एंड सप्लाई। दो टूल्स हैं, इंडिविजुअल इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई। इसके अंदर दो दो टूल्स है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, दो टूल्स हैं इसके अंदर। देन वी हैव बेसिक ऑब्जेक्टिव। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि डिटर्मिनेशन, प्राइस डिटर्मिनेशन हमारा है। जैसे हमने 11th में देखा था, हमारे लास्ट चैप्टर का क्या नाम था? प्राइस डिटर्मिनेशन, जिसके अंदर हम ऐसे ऐसे करके ग्राफ्स बनाते थे। तो हमारा इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ही प्राइस डिटर्मिनेशन है। और इसका है एम्प्लॉयमेंट लेवल, एम्प्लॉयमेंट लेवल इन कंट्री, एम्प्लॉयमेंट लेवल इन कंट्री, एम्प्लॉयमेंट लेवल कंट्री का, और उससे क्या, उससे बनने वाली इनकम। तो इसी से ही हमारे पास एक और हम डिफरेंस डिराइव कर सकते हैं कि इसको और क्या कहते हैं। इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स का अदर नेम है प्राइस थ्योरी, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम है एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम थ्योरी, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम थ्योरी। तो फिर अब इसके अंदर और बस बाकी अगर पेपर में आ गया तो एग्जांपल्स वगैरह लिखते हैं ना। इन एग्जांपल्स में यहाँ पे आ सकता है इंडिविजुअल इनकम। इंडिविजुअल इनकम, हम इनकम को वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड इंडिविजुअल आउटपुट हो गया। इसके अंदर आएगा नेशनल इनकम, जो कि आगे हमारा एक चैप्टर है, नेशनल इनकम और नेशनल आउटपुट। तो ये हमारे पास कितने आ गए? हमारे पास एक, दो, तीन और चार डिफरेंस आ गए। तो बेसिकली 4 मार्क्स अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो हम उसका आंसर कर पाएंगे। सबसे पहला हमारा ये डिफरेंस। देन इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर का जो नाम है इसके कंसेप्ट से। तो लेट्स बिगिन विद दैट। तो सबसे पहले तो हमारे पास है जैसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो मेनली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का इंट्रोडक्शन करते हैं हम। इंट्रोडक्शन इसका है कि सबसे पहले इसके लिए हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि इकोनॉमी में 3 फेजेस होते हैं। सबसे पहला फेज होता है प्रोडक्शन का, कि लोग फर्म में जाएंगे और सामान प्रोड्यूस करेंगे। प्रोडक्शन से फिर फेज आएगा इनकम का। लोग प्रोडक्शन करेंगे तो फिर इनकम बनेगी। जैसे अगर कोई बंदा जा रहा है फैक्ट्री में जाके काम करता है अपनी, तो उसको क्या बाद में उसको सैलरी मिलेगी, तो फिर ये उसकी इनकम होगी। और फिर जब घर जाके अपने यही बंदा अपने घर जाके खर्चे करेगा, कुछ अपनी फैमिली वगैरह को पालेगा, तो उस टाइम इस कहेंगे हम एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर होगा उसका, एक्सपेंडिचर फेज। तो एक्सपेंडिचर से क्या होगा? ऐसी और फैक्ट्रीज खुलेंगी, और फैक्ट्रीज खुलेंगी तो और प्रोडक्शन होगा। एक्सपेंडिचर से और फैक्ट्रीज खुलेंगी, और प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन से और इनकम, फिर और एक्सपेंडिचर। बस ऐसे ये साइकिल चलता रहता है। ये है हमारा सर्कुलर फ्लो का साइकिल। फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो, तो इसके 3 फेजेस हैं। सबसे पहले हमें फेजेस को समझना पड़ेगा इसके। तो सबसे पहला फेज है इसका जनरेशन फेज। जनरेशन फेज जो हमने पहले पढ़ा था, जनरेशन फेज।
जनरेशन क्या क्या जनरेट करना चाहते हैं हम जनरेट करना चाहते हैं गुड्स को। गुड्स मतलब प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट फेज। इसके अंदर हम गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट करते हैं। दूसरा हमारे पास फेज है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का? जो हमने गुड्स को प्रोड्यूस करके जो हमने इनकम कमाई है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द एम्प्लॉयज और द ओनर और समथिंग लाइक दैट। तो फिर उसके अंदर क्या क्या आ जाता है? इसके अंदर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम कमा रहे हैं पैसा, उसका हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जैसे सपोज एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री ने गुड्स प्रोड्यूस करके पैसा कमाया, तो अब वो सारा तो प्रॉफिट होगा नहीं उसका। कुछ कुछ उसके जैसे कॉस्ट होती थी, हमने 11th में पढ़ा था, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो फिर ऐसे हर एक के लिए कॉस्ट जाएगी। जैसे अगर बिल्डिंग उसने रेंट पे ले रखी होगी, तो उस मतलब बिल्डिंग उसने रेंट पे ले रखी है, तो एट द एंड उसे रेंट पे करना है। उसके बाद उसे लेबर को अपनी वेजेस एंड सैलरीज देनी है, और और कैपिटल है तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एंड जो लास्ट में बचेगा वो एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट होगा। तो ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज। एंड डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद आएगा डिस्पोजिशन फेज। डिस्पोजिशन फेज, डिस्पोजिशन फेज मतलब एक्सपेंडिचर फेज। तो जितना हमने रेंट, वेजेस एंड सैलरीज, इंटरेस्ट, इन सब ने जितना जितना इनकम इन्होंने इनके पास आई, उतना ही अभी सारे बेच देंगे। तो फिर ये सारा है अपना हो गया एक्सपेंडिचर फेज। ये लोग अपने घर पे बच्चों को खिलाएंगे पिलाएंगे, मजे करेंगे, जो करना है करेंगे। तो ये हमारा था फेजेस का कंसेप्ट। तीन फेज होते हैं कौन से? इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन। इसको हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोडक्शन से स्टार्ट कर लो, इनकम से स्टार्ट कर लो, एक्सपेंडिचर से। एट द एंड है ये एक साइकिल ही, जो घूम के एक दूसरे पे ही आएंगे बाद में। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कंसेप्ट आता है, स्टॉक वर्सेस फ्लो। स्टॉक का मतलब क्या होता है? जैसे इसको सबसे बढ़िया है बाल्टी वाले एग्जांपल से समझते हैं। जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें भी बाल्टी वाला एग्जांपल दे रखा है, बहुत बढ़िया और क्लासिक एग्जांपल है। तो कह रहे एक बाल्टी है, बाल्टी में जब तक पानी पड़ा है तो वो स्टॉक है। स्टॉक मतलब स्टेशनरी, उसका ना वो पानी बढ़ रहा है ना वो कम हो रहा है, और ना ही वो फ्लो कर रहा है पानी, एक जगह स्टेशनरी है। और वही दूसरी तरफ वो कहता है कि अगर यहाँ पे एक टैप आ जाए, टैप सी मैं गंदी सी टैप बना रहा हूँ, तो टैप से अगर पानी आता रहेगा, तो ये जो पानी जो आ रहा है ये है फ्लो। ये पानी बाल्टी के अंदर के पानी को बढ़ा रहा है। तो अब इसके अंदर क्या कहते हैं? तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन आ जाती है। स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल, stock variable refers to that variable which is measured at a particular point of time, measured at, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, at a particular point of time। ये मतलब क्वेश्चंस के अंदर तो ऐसा गिव अवे करेगा कि हाँ अगर ये at a particular point of time, जैसे अगर कोई डेट दे रखी है या फिर और भी कोई चीजें हैं, तो उससे तुम बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि किस चीज की बात हो रही है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। देन इसके बाद आता है और फ्लो की डेफिनेशन। फ्लो वेरिएबल इसके अंदर कह रहा है मेजर्ड फॉर ड्यूरेशन ऑफ अ टाइम। ये मैं बेसिकली कीवर्ड्स लिख रहा हूँ, फॉर ड्यूरेशन ऑफ अ टाइम। मतलब जैसे अगर मैं लिखूं कि इंडिया की पॉपुलेशन 31/3/12 को कितनी पॉपुलेशन थी इस दिन, तो इस दिन जो नंबर होगा हमारे पास वही रहेगा। पर अगर मैं वही कहूँ कि 12 से लेकर 13 साल में कितनी बढ़ी, हमने एक टाइम ड्यूरेशन उसको बाउंड कर दिया कि इतने में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी हमारी। तो ये एक फ्लो कंसेप्ट हो गया। और फिर बाद में इसके अंदर डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। तो स्टॉक वर्सेस फ्लो का डिफरेंस आ गया। तो सबसे पहले तो मीनिंग आ जाएगा। मीनिंग में हमने जो डिफाइन इनकी लिखी है, मेजर्ड पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम फॉर अ ड्यूरेशन और अ पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ अ टाइम, और हम लिख सकते हैं पीरियड ऑफ अ टाइम। इसके बाद आता है टाइम डायमेंशन, यहाँ पे डिफाइन आ गई इन सबकी पहले पहले पॉइंट में। फिर आ गया अपना टाइम डायमेंशन, टाइम डायमेंशन, टाइम डायमेंशन। तो इसके अंदर है कि इसके अंदर कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता, हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में दे रखा होता है। इसके अंदर हमारे पास डायमेंशन होता है क्योंकि हमारे पास इसके अंदर पूरी टाइमलाइन दे रखी होती है कि इतने से इतने में से बताना है कि कितना चेंज वगैरह आया। इसके बाद आता है कंसेप्ट कैसा है। तो ये सबसे पहले जैसे मैंने वर्ड यूज करा था स्टेशनरी, स्टेशनरी वर्ड यूज करा था मैंने यहाँ पे। तो वही ये एक स्टैटिक कंसेप्ट है।
और ये एक स्टैटिक कंसेप्ट नहीं है, ये एक डायनेमिक्स कंसेप्ट है। जैसे हम पीएचडी में पढ़ते हैं ना डायनेमिक प्रोसेसेस, वैसे ही ये डायनेमिक्स कंसेप्ट है। और फिर बाद में तुम इसके एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे सबसे बड़ी एग्जांपल पॉपुलेशन वाला लगता है मुझे कि इस डेट पॉइंट ऑफ टाइम पे कितनी पॉपुलेशन थी और यहाँ पे कितने ओवर द ईयर कितनी पॉपुलेशन बढ़ी। नेशनल वेल्थ, नेशनल वेल्थ एक स्टैटिक कंसेप्ट है, स्टैटिक मतलब स्टॉक कंसेप्ट। और नेशनल इनकम, नेशनल इनकम एक फ्लो कंसेप्ट है। इन ये सबसे ज्यादा बढ़िया एग्जांपल है, नेशनल वेल्थ एंड नेशनल इनकम, ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। देन यू हैव टाइप ऑफ सर्कुलर फ्लो। तो इस सबको समझने से पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, कलर चेंज करने दो। इन सबको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि बेसिक्स क्या है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा इकोनॉमी। इकोनॉमी में होते हैं सेक्टर्स, ठीक है। सेक्टर्स होते हैं, कितने सेक्टर्स होते हैं? 4 सेक्टर्स होते हैं, 4 सेक्टर। सबसे पहला सेक्टर हाउस होल्ड, फिर आएंगे फॉर्म्स। अगर आप अपने आसपास देखो तो सबसे पहले तो एक घर हो गया जिसमें आप रह रहे हो, दूसरा फॉर्म्स जहाँ पे काम हो रहा है, तीसरा गवर्नमेंट, एंड चौथा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारे पास ये है, ये हमारे पास 4 सेक्टर है। सो यस, हमारे पास ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तक हमने 4 सेक्टर्स पढ़े इसके, कि हमारे पास 4 सेक्टर्स थे। तो हम हमें अब फ्लो भी पढ़ना था। तो यहाँ पे हमारे पास 2 तरह का फ्लो है, एक है रियल फ्लो और एक है नॉमिनल फ्लो। नॉमिनल फ्लो एंड रियल फ्लो। तो सबसे पहले हम समझते हैं रियल फ्लो में क्या चीज़ है। रियल फ्लो कहता है कि हमारे पास 2 सेक्टर्स लेते हैं हम, हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स, और इन दोनों में आपस में लेन देन होगा। तो सबसे पहले फर्म्स क्या देंगी, फर्म्स, फर्म्स को मिलेगा, फर्म्स को क्या मिलेगा, फैक्टर, फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज क्या होते हैं? फैक्टर सर्विसेज हमारे हो गए जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। हमारे पास ये चीजें होगी फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज दे दी, अब फर्म्स बदले में क्या देगा, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज टू द हाउस होल्ड। ऐसे ही हमारे पास ये रियल फ्लो है, इसके अंदर क्या हुआ, कमोडिटी टू कमोडिटी हमारे पास हुआ है। इसकी अगर मैं डिफाइन लिखूं तो इसकी डिफाइन है, रियल फ्लो refers to the flow of services from household to firms, household to firms, and corresponding flow of goods and services from firm to households। तो क्या कह रहा है, ये कहना चाहता है कि फ्लो ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज, सर्विसेज कौन सी सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज, किससे, हाउस होल्ड से फर्म्स में, हाउस होल्ड से फर्म्स में। एंड कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो, वैसा ही फ्लो गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज का, कहाँ से, फर्म से हाउस होल्ड, फर्म से हाउस होल्ड। तो ये हमारे पास आ गया रियल फ्लो। ऐसे ही सिमिलर सा है नॉमिनल फ्लो, पर नॉमिनल फ्लो जिसको हम साथ में मनी फ्लो भी कहते हैं, तो नाम से सजेस्ट होता है कि इसमें होगा पैसे का काम। सिमिलर ऐसा सही डायग्राम बनेगा, हाउस होल्ड, फर्म्स। अब हम देखते हैं, हमने यहाँ पे इस जगह पे फैक्टर सर्विसेज दिए थे, हमने फैक्टर सर्विसेज दिए थे, तो फर्म्स क्या करेंगे, और फर्म्स यही फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड को पेमेंट दे करेगी। उसकी पेमेंट कैसे करेगी, जैसे हमने लैंड दिया था तो लैंड का रेंट, हमने लेबर दिया, लेबर का वेजेस, वेजेस, एंड देन उसके बाद कैपिटल का इंटरेस्ट, एंड देन एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट। तो यह है पेमेंट ऑफ फैक्टर सर्विसेज, पेमेंट ऑफ फैक्टर सर्विसेज किस चीज में, इन रुपीज। ऐसे ही फर्म ने प्रोवाइड क्या प्रोवाइड करा था, गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करी, मतलब हाउस होल्ड का हुआ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर हुआ। मतलब क्या होता है, तुम दुकान में जाते हो, तुम दुकानदार को कहते हो कि सामान हमें दे, फर्म हाउस होल्ड को सामान देते हो, तुम बदले में क्या करते हो, एक्सपेंडिचर करते हो ना, तुम उसे पैसा देते हो दुकानदार को, तभी तुम्हें सामान मिलता है।
तो ये हो गया तुम्हारा मनी फ्लो, कि एक इकोनॉमी में दो सेक्टर्स के बीच में मनी कैसे फ्लो करता है। मनी कैसे फ्लो करता है, तो इसकी अगर हम डिफाइन लिखें, मनी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड एंड देयर ऑफ देयर फैक्टर सर्विसेज। मतलब हमने फैक्टर पेमेंट करी किसकी, फैक्टर सर्विसेज की। हमने नहीं करी, फर्म्स ने हाउस होल्ड को करी है। एंड एक्सपेंडिचर का फ्लो, मतलब एक्सपेंडिचर मनी फ्लो हाउस होल्ड से फर्म्स में, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म, परचेज, क्योंकि हमने क्या, हाउस होल्ड ने परचेज करा, परचेज हुआ है फर्म हाउस होल्ड से फर्म्स में, हाउस होल्ड ने परचेज करा, फर्म्स ने उसे गुड वापस करे। पर पैसे का फ्लो कैसे हुआ, पैसे का फ्लो इस तरह हुआ। तो यही हमारे पास दो टेबल्स हैं, मतलब दो हैं, इसी को ही हम ज्वाइन करके एक बड़ा सा बन जाता है, इन दोनों को कंबाइन करके, जिसके अंदर ऐसे होगा हाउस होल्ड फर्म्स। इसमें दोनों फ्लो कवर हो जाते हैं हमारे। हाउस होल्ड सबसे पहले क्या देगा, फैक्टर सर्विसेज, बदले में क्या मिलेगा, पेमेंट ऑफ फैक्टर सर्विसेज, पेमेंट ऑफ फैक्टर सर्विसेज। अब हाउस होल्ड पे पैसा आ गया, हाउस होल्ड क्या करेगा, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर करने से क्या मिलेगा, गुड्स एंड सर्विसेज। तो हमने ये दोनों एरोज जो हैं ये हमारे डिपिक्ट करते हैं रियल फ्लो को, और ये दो जो एरोज हैं ये डिपेक्ट करते हैं हमारे मनी फ्लो को। और ये जो अभी हमने पढ़ा ये है हमारा सर्कुलर फ्लो इन सिंपल इकोनॉमी, सर्कुलर फ्लो इन सिंपल इकोनॉमी और इकोनॉमी। मतलब जैसे टू सेक्टर इकोनॉमी, सिंपल इकोनॉमी कौन सी होती है, टू सेक्टर इकोनॉमी होती है, टू सेक्टर इकोनॉमी। बुक में भी यही सब दे रखा है, और कुछ नहीं दे रखा है। ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है, सिमट जाता है, सिर्फ इतना सा चैप्टर है ये। क्या क्या पढ़ा हमने शुरुआत से, माइक्रो वर्सेस मैक्रो, हमने थ्री फेजेस पढ़े, हमने स्टॉक वर्सेस फ्लो कंसेप्ट पढ़ा, और क्या है, स्टॉक वर्सेस फ्लो का डिफरेंस पढ़ा, फोर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी के बारे में पढ़ा हमने, कौन से होते हैं, हमने टाइप्स ऑफ फ्लो पढ़ा, और उन दो फ्लो को कंबाइन करके हमने सर्कुलर फ्लो इन सिंपल इकोनॉमी पढ़ा। तो यही हमारे पास है, पांच गिनती के 5-6 टॉपिक्स हैं, और यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। सो थैंक्स।